अभी हम कन्या महाविद्यालय वर्चुअल स्क्रीन पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और भी जितने प्रतिभागी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। सर संस्कृत के सभी ग्रुप्स में आशुतोष सर एक बार दोबारा से जेंटल रिमाइंडर डाल दें। जी मैडम मैं डाल रहा हूँ अभी डाल। 2-3 मिनट में हम इसे शुरू करेंगे। तो ठीक है मैम करें शुरू फिर। हाँ जी सर स्टार्ट करते हैं। सभी का अभिनंदन करते हुए हम मंगलाचरण के रूप में सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में अपने कॉलेज की एक वीडियो प्रस्तुत करते हैं। ये हमारे म्यूजिक डिपार्टमेंट की डॉक्टर पूनम शर्मा जी के द्वारा बनाई गई है। मंगलाचरण के पश्चात हम आज के अपने विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुभाष चंद्र जी का कन्या महाविद्यालय के वर्चुअल मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनको हृदय से नमन करते हैं। और जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हैं कन्या महाविद्यालय के वर्चुअल मंच पर उनका हार्दिक अभिनंदन और हृदय से नमन। आज की कार्यशाला को प्रारंभ करने से पहले मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र जी का संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। डॉक्टर सुभाष चंद्र BE, ME, MTech, MBA, PhD, FIE, FIIET, MI, IIIE, MBIM, UK, Chartered Engineer, Gold Medalist in BE, ME, MBA. He is practicing Golden Ratio Specialist, Building Biologist, Bioarchitect, Biointerior Designer, Geobiologist, Biocosmic, Energy Auditor, Personal and Environmental. He also conducts workshops on Golden Ratio, Key to Health, Happiness, Prosperity, and Professional Excellence, relaxation, stress management, and meditation. He is practicing spiritual engineer, antenna energetic engineer, new age spiritual guide, also conducts workshops on antenna bioenergy, engineering, yoga, etc.
सर, कन्या महाविद्यालय की ओर से हम आपको वर्चुअली मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं कि आप अपने इस विषय पर हमारे साथ विचार साझा करें। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी। नीरज में नमस्कार सबको मेरा अभिनंदन। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों ने कुछ अवसर दिया, आप लोगों से कुछ उस सब्जेक्ट पे बात करने का जिसके ऊपर थोड़ी हम रिसर्च कर रहे हैं। देखिए, बेसिकली हर जो मनुष्य है, जो जीव है, वो हमेशा ही स्वस्थ रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है और जिंदगी में तरक्की करना चाहता है। कोई ऐसा जीवन नहीं है और बेसिकली ये हमारा बर्थ राइट है। ये नहीं कि किसी को किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। तो हम तो संसार में यही चीज देखते हैं, पर बेसिकली गॉड ऑलमाइटी ने जिस हमको पैदा किया है, ये एक राइट दे के भेजा है कि हम हमेशा ही स्वस्थ रहें और हमेशा ही हम उन्नति करते रहें और हमेशा ही प्रसन्न रहें और खुश रहें। पर कुछ लोग आप देखेंगे कि हम इस संसार में देखते हैं, कुछ लोग बहुत ही बीमार हैं, कुछ लोग बहुत ही अनहैप्पी हैं, दुखी हैं और जिंदगी में कुछ उनकी बढ़ोतरी भी नहीं है। उसका कारण क्या है? ये कारण अगर हम जान जाए तो उसका सलूशन अपने पास जल्दी से निकल जाएगा। देखिए, अगर किसी चीज का नॉर्मली सलूशन नहीं पता लगता तो दुनिया कह देती है भाग्य में लिखा है, भाग्य, और या फिर कह देते हैं शास्त्रों में लिखा है, या फिर कह देते हैं कि अपनी किस्मत में लिखा है। देखिए, किस्मत कुछ ऐसी चीज नहीं होती है। किस्मत एक घटना है जिसके ऊपर हमारा कोई 100% कंट्रोल नहीं होता है। और घटना को घटने के लिए दो एनर्जीज की जरूरत होती है। एक पैसिव एनर्जी होती है, एक एक्टिव एनर्जी होती है। पैसिव एनर्जी अगर शरीर में है तो एक्टिव एनर्जी बाहर से मिलती है, तो वो आपस में जब मैच होती है एनर्जीज तो उस वक्त घटना घट जाती है। घटना अगर बदलनी है लाइफ में तो आप एनर्जी बदल दीजिए। तो मान लिया, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, पानी की प्यास लगी है, पानी भी चाहिए तो प्यास भी चाहिए। अगर एक चीज पानी है तो प्यास नहीं है तो घटना नहीं घटेगी, या प्यास है तो पानी नहीं है तब भी घटना नहीं घटेगी। अगर पानी की जगह मैं तेल का गिलास दे देता हूँ तब भी घटना नहीं घटेगी, क्योंकि मैच नहीं होती है एनर्जी। इस यूनिवर्स में हर चीज, जो भी घटना घटनी है, एनर्जीज को मैच होना पड़ेगा। वहां ड्यूअलिटी ऑफ एनर्जीज होती है। तो ये ब्रह्मांड जो है पूरा का पूरा एनर्जी से बना है। अगर हम साइंस के हिसाब से भी जाएं या आइंस्टाइन थ्योरी के हिसाब से भी जाएं तो तब भी वो मैटर कोई भी हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, या गैस हो, या प्लाज्मा हो, या कोई भी किसी किस्म की मैटर हो, सबकी सब एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। और सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम सिर्फ एनर्जी ही बोलते हैं। उसको क्वांटम फिजिक्स में लेके जाते हैं। तो ये तो हो गया। और अगर हम वेदास में जाएं या योगा में जाएं या आयुर्वेदा में जाएं तो हम वहाँ पंच तत्व की बात करते हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। वो भी एक एनर्जीज हैं जो जब तक उन एनर्जीज का बैलेंस नहीं होता है, देयर इज ए प्रॉब्लम। अगर शरीर में इन चीजों एनर्जीज का बैलेंस नहीं है तो देयर इज अ सिकनेस। व्हाट इज अ सिकनेस? बीमारी का मतलब क्या है? बीमारी का मतलब है इन बैलेंस ऑफ एनर्जी। बुढ़ापे का क्या मतलब है? जब एनर्जी शरीर में कम हो जाती है। भगवान ने आज भी हमको जो बायोलॉजिकल एज दे रखी है, हर एक ऑर्गन 150 साल तक जिंदा रह सकता है। पर एक अगर 30 साल की उम्र में एक ऑर्गन फेल हो जाता है, इसका मतलब है उस बंदे की बायोलॉजिकल एज 30 साल की उम्र में 150 साल पहुंच गई और किडनी फेल हो गया ना। ये एक चीज को जानना जरूरी है कि जो भी एनर्जी एक क्वांटिफाइबल कमोडिटी है। एनर्जी को मापा जाता है। जैसे बिजली हम यूज कर रहे हैं तो घर में कितने यूनिट की बिजली आती है तो हम मापते हैं। पैसा एनर्जी है, पैसा भी हम गिनते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में भी एनर्जी है। एनर्जी जो है मापी जानी चाहिए। अगर हमारे पास कोई तरीका आ जाए कि हम एनर्जी को माप सके तो वो अपना ये पता चल जाएगा कि कितनी डेफिशिएंसी है, कमी कितनी है, या ज्यादा कितनी है, या इम्बैलेंस कितना है, फिर हम उसको सेटल कर सकते हैं। वैसे तो योग में भी ये आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन और कई किस्म की क्रिया होती हैं, उससे भी कुछ बैलेंस होता है। पर अपने को ये जानना जरूरी है कि जो हमारा डीएनए है ह्यूमन बीइंग का, ये हार्ड डिस्क है।
ये हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, इसी तरह पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की जो है उस हार्ड डिस्क में होती है। तो इसी तरह हमारे शरीर में जो डीएनए है वो हार्ड डिस्क है, और ब्रेन जो है एक सीपीयू और रैम है, वहाँ पार्ट मेमोरी लोकेटेड है। मेन जो मेमोरी है लोकेटेड है वो डीएनए में, और हर एक वहां पर इनफाइनाइट टाइप्स की एनर्जी। हम जो है एक टर्मिनल है, वी आर ए टर्मिनल टू द सुपर कंप्यूटर विच इज द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में भी एक सर्वर है, और हमारे शरीर में भी टर्मिनल है। मैं भी टर्मिनल हूँ, आप भी टर्मिनल है, हम सब टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। और वो टर्मिनल में मेरी इंफॉर्मेशन भी टर्मिनल में अवेलेबल है। तभी बोलते हैं कि भगवान के घर में हर कुछ लिखा होता है। भगवान के घर में क्या, भगवान का तो कोई घर नहीं है, ये तो यूनिवर्स है। यूनिवर्स में जो एक सर्वर है, और सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है वहां जाके स्टोर हो जाती है। आपकी इंफॉर्मेशन भी वहां एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, मेरी भी एनर्जी फॉर्म में स्टोर है। अगर मेरे पास कोई टेक्निक है जिसके साथ मैं उस सर्वर को साथ का एक्सेस कर जाऊं या पहुंच सकूं, या उसकी मेरे पास पासवर्ड है उस सर्वर का, तो मेरे को क्या मिलेगा, आई एम इन ए पोजिशन टू फाइंड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। तो आप अपने पास जो इंजीनियरिंग का हमने एंटेना एनर्जेटिक इंजीनियरिंग यूज करने की कोशिश की है, उसमें हम ये एंटेना का इस्तेमाल करते हैं जो सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है और अपनी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वहां से ले लेता है और कैलकुलेट कर लेता है। और उसको, ये एंटेना क्या चीज है, एंटेना इज ए डिवाइस विच कैन रिसीव एनर्जी एंड ट्रांसमिट एनर्जी। आपके पास मोबाइल फोन का एंटेना बिल्डिंग के ऊपर लगा होता है, उसका भी क्या काम है, एनर्जी का आना और एनर्जी का जाना, इंफॉर्मेशन का आना, इंफॉर्मेशन का जाना, ये बेसिकली एंटेना होता है। तो अभी आप देखेंगे कि एंटेना की डेफिनेशन अगर हम बोलें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू या साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भी कंडक्टर हो अगर उसको मैं स्पेस में हैंग कर दूं तो वो जो है एनर्जी स्पेस से पकड़ना शुरू कर देता है। जैसे पुराने जमाने में हम ट्रांजिस्टर या रेडियो यूज करते थे, टीवी यूज करते, छत के ऊपर एक तार टांगते। तार क्या करती थी, तार सिर्फ एनर्जी को लेती थी। इसी तरह एंटेना क्या चीज है, एक अगर कंडक्टर का मतलब है जिसमें से एनर्जी चल सकती है। जैसे कॉपर है, कॉपर में से बिजली चल सकती है आसानी से, लकड़ी में से नहीं चल सकती, लकड़ी नॉन कंडक्टर है। इसी तरह हम उस मटेरियल का यूज करने की कोशिश करते हैं जिसमें से अच्छी एनर्जी चल सके। पर ये जो एंटेना है जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसकी वैसे जरूरत नहीं है आदमी को। पुराने जमाने में जो ऋषि मुनि थे उनको इस एंटेना की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बॉडी जो है हमारी शरीर, भगवान ने इसको गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जी बनाया है। इसका मतलब गुड कंडक्टर का क्या मतलब, ये जहां पर भी आप जाते हैं वहां की एनर्जी को पिकअप की कर लेता है। कोई गलत आदमी आपके सामने आके बैठ जाता है तो यू फील अनकंफर्टेबल। अगर किसी गलत एनवायरनमेंट में चले जाते हो या जहां एनर्जी लो है, या बदबू के सामने बैठते हैं तो बदबू आनी शुरू हो जाती है, खुशबू के सामने जाके बैठते हैं तो खुशबू आनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब है मेरी बॉडी जो है बेसिकली एक कंडक्टर है, और कंडक्टर का काम है एनर्जी को लेना और आगे दे देना। इस तरह से अगर अभी मेरा बॉडी का जो कंडक्टर, बॉडी जो है इस वक्त फिजिकल बॉडी इटसेल्फ इज ए कंडक्टर, मैंने आपको बताया। और कंडक्टर होने के कारण ये एंटेना है, ये एंटेना कनेक्टेड है किसके साथ, यूनिवर्स के साथ, सर्वर के साथ। फिर मेरे पास सीपीयू भी है, पूरा कंप्यूटराइज काम हो रहा है मेरे शरीर में। जैसे बॉडी भी एक मशीन है, तो ये जो कंप्यूटर अपने को लगता है उसमें हार्ड डिस्क है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर है। अब मेरे शरीर में भी लंग्स हैं, आपके शरीर में भी लंग्स हैं, आपके शरीर में भी वही ऑर्गन्स हैं जो मेरे शरीर में ऑर्गन्स हैं, पर अपना बिहेवियर क्यों अलग अलग है। एक जिंदगी में बहुत आगे बढ़ रहा है, दूसरा नहीं बढ़ रहा। एक आदमी बहुत स्वस्थ है, एक बीमार है, एक तकलीफ में है, दुखी है। क्यों है, क्योंकि हमारे जो डीएनए में जो है ब्लॉकेज ऑफ एनर्जीज है। अब देखिए, अगर वैसे तो हम कनेक्टेड है इनफाइनाइट एनर्जी के साथ, हमारे शरीर में अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी, आकाश भी आकाश इनफाइनाइट होता है। अगर इनफाइनाइट मेरे शरीर में एनर्जी है तो क्यों प्रॉब्लम आती है मुझे, मैं क्यों सफर कर रहा हूं। मुझे तो सफर नहीं करना चाहिए थ्योरेटिकली,
क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया है सब लोगों को कि किसी को ना बीमार पड़ना है, ना दुखी होना है, और जिंदगी में तरक्की करनी है, और अपना काम कर करा के उसके पास वापस चले जाना है। और तभी वापस मोक्ष जिसको हम बोलते हैं वो तभी हो सकता है प्रोवाइडेड मेरी एनर्जी जो है बिल्कुल प्योर एंड हेल्दी हो, एट फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, बुद्धि की स्टेट पे, और फिर सोल लेवल। ये जब एनर्जी डिस्टर्ब होती है उसके कारण ही प्रॉब्लम हमारे को स्टार्ट होती है। अब ये एनर्जी डिस्टर्ब क्यों होती है? इसका मेन रीजन ये है कि ये ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी जो है हमने डीएनए में नहीं, अगर तार एक टूटी हुई है तो बिजली नहीं आएगी। इसी तरह अगर डीएनए में फ्लो ऑफ एनर्जी में ब्लॉकेज आ गई है तो वो आगे एनर्जी फ्लो नहीं होगी। अगर घर में ड्रेनेज में कचरा फंस गया है तो पानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो थोड़े दिन रुकेगा तो बदबू मारेगा। इसी तरह हमारे शरीर में भी ब्लॉकेज ऑफ एनर्जी है। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये ब्लॉकेज आया कहां से? मैंने जब बताया कि हमारे शरीर में इनफाइनेट एनर्जी, तो भगवान ने जो भी सृष्टि जब बनाई थी, जिस वक्त बिग बैंग हुआ था, उस वक्त गोल्डन रेशियो पे हर चीज बनाई थी। अगर किसी पार्टिसिपेंट्स को अगर गोल्डन रेशियो के बारे में पढ़ना हो तो प्लीज आप गूगल में जाके पढ़ लीजिए। गोल्डन रेशियो फॉर ह्यूमन बॉडी, गोल्डन रेशियो फॉर डीएनए, गोल्डन रेशियो फॉर ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, गोल्डन रेशियो फॉर नेचर। इवन भगवान ने पौधे, सब्जियां, नेचर, हमारी बॉडी, सब चीज गोल्डन रेशियो पर बनाई है। आदमी ने उस गोल्डन रेशियो को बिगाड़ दिया है। जहां पर भी गोल्डन रेशियो होती है, ये एक चीज का ध्यान रखना कि उस जगह पर इनफाइनाइट एनर्जी होती है। अगर मेरे शरीर में इनफाइनाइट एनर्जी है तो मुझे कुछ तकलीफ आ ही नहीं सकती। अगर मेरे पास 50,000 करोड़ रुपया है, भिंडी का भाव चाहे 1,000 रुपया केजी भी हो जाए, तो इट विल नॉट बॉदर मी। इट विल बॉदर ए पर्सन जिसके पास पैसा नहीं है या कम पैसा है। इसी तरह जब मेरे शरीर में ब्लॉकेज है और एनर्जी फ्लो नहीं हो रही है, उसके कारण मेरी जो है तकलीफें चालू हो जाएगी। नाउ द क्वेश्चन, तो भगवान ने हमारा हर एक ऑर्गन गोल्डन रेशियो पे बनाया है। 1.6 गोल्डन रेशियो होती कितनी है? 1.618। दिस इज अ मैथमेटिकल नंबर। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं, उन सब ने भी पढ़ा होगा कि ये फेबिनोची सीरीज होती है। जो फेबिनोची, वो नॉर्मली ब्यूटी के ऊपर काम करते हैं, दांतों के ऊपर। आपके दांत भी गिनेंगे, ये बड़ा दांत और नेबर नेक्स्ट दांत की अगर हम रेशियो निकालें तो 1.618 होना चाहिए। नहीं है 1.618 तो बंदा बीमार है, दांत खराब है उसके। अगर क्राउन से लेके नाभि तक, नाभि से पैर तक अगर हम आप किसी को मापें और उसको उस हिस्से को डिवाइड करें तो 1.618 होना चाहिए। जब नहीं है तो समझ लीजिए वो बंदा तकलीफ में है ना। ये हुआ क्यों? ब्लॉकेज। ये ब्लॉकेज आई कहां से? नाउ 40% ऑफ द एनर्जी कम्स फ्रॉम प्रीवियस बर्थ। अब कोई कहेगा, किसी रिलीजन में तो कहते हैं प्रीवियस बर्थ नहीं होती, हिंदुइज्म कहते हैं या जैनिज्म में या सिखिज्म में, बाकी ये रिलीजन में तो बोला जाता है पूर्ण जन्म होता है और देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। पर देखिए, हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी का कोई धर्म नहीं होता है। तो वैसे अगर साइंटिफिकली हम प्रूव कर सकते हैं कि पिछला जन्म होता है, क्योंकि अभी आप और हम जिंदा हैं क्यों? एनर्जी के कारण। मरता, डेथ क्या है? डेथ इज ए डिपार्चर ऑफ दैट एनर्जी फ्रॉम द फिजिकल बॉडी व्हिच कीप्स मी अलाइव। जो मुझे जिंदा रखती है एनर्जी, जो जब वो मेरे शरीर से निकल जाती है तो बंदा मर जाता है। आप वो मरता क्यों है? एनर्जी मैच नहीं हो रही। जैसे मैंने बताया, वो पानी और प्यास की एनर्जी मैच नहीं होती है तो घटना नहीं घटती है। इसी तरह जो एनर्जी मुझे जिंदा रखती है, मेरी शरीर के एनर्जी के साथ मैच नहीं होती है तो एक एनर्जी छोड़ के चली जाती है, बंदा मर गया। नाउ एनर्जी के लॉज हैं। पहला क्या लॉ है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर वो मैंने पिछले जन्म में चोरी किया, मर्डर किया, डाका मारा, उसकी जो अनरिजॉल्व वाइब्रेशंस है, जिसको हम अपने शास्त्रों में करते हैं कर्मास। कर्मा मीन्स काम, काम मीन्स एक्शन, एक्शन मीन्स एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी से मैं नेगेटिव काम करता हूँ, पॉजिटिव एनर्जी से मैं पॉजिटिव काम करता हूँ। अब ये जो अनरिजॉल्व, देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए कि कॉस्मिक के लॉज है, ये जो यूनिवर्स है सब लॉज पे चलता है, उनके लॉज को जानना जरूरी है। अगर हम उस लॉ को तोड़ते हैं तो पनिशमेंट इज ऑटोमेटिक एंड दैट इज स्टोर्ड इन द डीएनए। एंड व्हेन यू फॉलो द लॉ, द रिवार्ड्स आर ऑटोमेटिक। रिवार्ड्स ऑटोमेटिक है। इस
कॉस्मिक लॉज में कोई पुलिसमैन नहीं होता है कि आपको बताएगा कि आप गलत काम कर रहे हैं। लॉ ऑफ द लैंड में पुलिसमैन भी होगा, सुपरवाइजर भी होगा, स्कूल में कॉलेज में टीचर भी होंगे, चेक करेंगे, पर यहाँ कोई चेक करने वाला नहीं है। आपको लॉज के बारे में पता होना चाहिए, और उस लॉज को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो पनिशमेंट ऑटोमेटिकली अपने डीएनए में स्टोर हो जाती है, या वो इंफॉर्मेशन स्टोर, पनिशमेंट तो मिलेगी जब घटना घटेगी, उससे पहले वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये हर एक एनर्जी जो है हर एक ऑर्गन का डीएनए में होती है। मान लिया फियर है, फियर कहाँ स्टोर होता है? फियर स्टोर होता है मणिपुर चक्रा के नीचे, जो आपका किडनी है, किडनी में स्टोर होता है, जाके किडनी के डीएनए में स्टोर होता है। इस तरह मान लिया कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस है, किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, डिटर्मिनेशन हाई है, वो कहाँ पर है इंफॉर्मेशन स्टोर? क्योंकि हर एक एनर्जी कहीं ना कहीं स्टोर की जाती है। आप किचन का सामान है तो किचन में रखोगे, पैसा है तो पैसा कहीं लॉकर में रखोगे। इट मींस एवरी एनर्जी हैज ए प्लेस फॉर इटसेल्फ। सो हर एक जो एनर्जी आपके पास शरीर में है, ब्लॉकेज की है, पैदा की हुई है, या जिसमें ब्लॉकेज पॉजिटिव एनर्जी है, फ्लो हो रही है, अगर पॉजिटिव एनर्जी मैच्योर होती है तो जीवन में पॉजिटिव घटना घटती है। अब दुनिया सिर्फ उसी को देखती रहती है कि पॉजिटिव घटना घट रही है तो आई एम वेरी हैप्पी, बट अनफॉर्चुनेटली अपने को ये ट्रैक रखना पड़ता है। आपके पास बैंक में पैसा है, आर वी नॉट कीपिंग ट्रैक ऑफ द मनी? हम हर महीने जाके पासबुक को अपडेट करा लेते हैं, पर हम अपने शरीर में जो डीएनए में एनर्जी है उसको तो अपडेट ही नहीं करते। तो जब तक अगर अपडेट नहीं करेंगे उसकी क्या सिचुएशन है, नेगेटिव में चल रहा है, ओवरड्राफ्ट में चल रहा है, या क्रेडिट बैलेंस में चल रहा है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। और ये एंटेना जो है अपने को इजीली काम आ जाता है, जिससे हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये बाईपास अपने बॉडी को करता है। टेक्निकली किसी वक्त मौका होगा तो आपको डिमॉन्स्ट्रेशन भी दे देंगे हम इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो बेसिकली ये एंटेना अपने को ज्वाइन करता है सुप्रीम एनर्जी के साथ, इसीलिए इसका नाम हमने योग रखा है, एंटेना योग। तो इससे क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सोल कैन बी डन वेरी वेरी इजीली। एक 10 साल का बच्चा भी इस सब्जेक्ट को इजीली सीख सकता है और प्रैक्टिस कर सकता है। मान लिया उसने पढ़ाई में आगे जाना है, कंसंट्रेशन बढ़ानी है। देखिए जिंदगी में जो भी है, बच्चे जो अभी जो सुन रहे हैं, मैं उनको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जिंदगी में अगर बनना है तो हमेशा नंबर 1 बनिए, जिस फील्ड में भी चाहे बनिए। नंबर 2 का कोई मतलब नहीं है। नंबर 1 वो बन सकता है जिसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। आप उसको हाई करने के लिए ब्लॉकेज निकाल दीजिए। अगर कचरा मैं निकाल दूं ड्रेनेज सिस्टम से तो क्या होगा? सीधा का सीधा आपका एनर्जी फ्लो होनी शुरू हो। तो मैंने ये बताया, ये 40% ऑफ एनर्जी यू आर ब्रिंगिंग फ्रॉम योर प्रीवियस बर्थ, एंड प्रीवियस बर्थ इज अ साइंटिफिक फिनोमेनन। तो 25% ऑफ द एनर्जी जो है आपको कहाँ से मिलती है? आपके लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से। जो मान लिया गलत खाता है, कोई आजकल जंक फूड खाता है, कोई टाइम पे सोता नहीं है, जो लाइफस्टाइल के लॉज है अगर उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं करता है, स्लीपिंग हैबिट्स, एक्सरसाइजिंग हैबिट्स, इमोटिंग हैबिट्स, इवन मेडिटेशन, योगा जो है, एक्सरसाइज करना या जिम जाना, दिस इज ओनली पार्ट ऑफ अबाउट 25% ऑफ द एनर्जी which is superimposed onto the DNA. 40% ओपनिंग बैलेंस है, यू कांट इग्नोर ओपनिंग बैलेंस। अगर ब्लॉकेज है तो उसके ऊपर आप सुपरइम्पोज भी करोगे। घर गंदा है तो उसके ऊपर सजावट कर दोगे तो क्या अच्छा लगेगा घर? नहीं। इसी तरह पहले सबसे पहले अपने को ब्लॉकेज निकालना। सेकंड पॉइंट है, बाकी रह गया 35%, 40%, 25% एंड 35%। 35% जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, मान लिया जिस घर में रहते हैं, वहां की एनर्जी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जानते कि घर की एनर्जी कैसी है, अपने घर की एनर्जी आदमियों से नहीं होती है, इवन स्ट्रक्चर से नहीं होती है, या इंटीरियर से नहीं होती है, उसके भी बहुत पैरामीटर्स है। उस सब्जेक्ट को हम बिल्डिंग बायोलॉजी बोलते हैं। तो ये तो हो गया अपने को 40% एनर्जी, 40 + 25 + 35। तो ये 100% एनर्जी है, उसका ब्लॉकेज होगा। जो पिछले जन्म से मान लिया मैंने अनरिजॉल्व वाइब्रेशन नेगेटिव ज्यादा लेके आया हूँ और इस जन्म में भी नेगेटिव काम करता हूँ, नेगेटिव एनर्जी जाके नेगेटिव एनर्जीज के ऊपर जो है अपडेट हो जाती है। वो फिर जो whenever a particular energy matures in the life of a person, उस वक्त घटना घटती है।
घटना, अभी आपने पानी पिया तो पानी यूज होना शुरू हो गया, प्यास का साइकिल चालू हो गया, पर अभी इमीडिएटली तो पानी नहीं पियोगे ना। पानी उस वक्त पिएगा जब आदमी की मेच्योरिटी हो जाएगी, इट रीचेस द पीक कि अभी थर्स्ट बहुत बढ़ गई है, पानी पी लो। इसी तरह जीवन में वो घटना घटेगी जब एक पर्टिकुलर एनर्जी आपके डीएनए में मेच्योर हो जाएगी। वो डीएनए की इंफॉर्मेशन विल बी पास्ड ऑन टू द सेल्स, क्योंकि डीएनए इज कनेक्टेड विद द सेल्स थ्रू समथिंग कॉल्ड एज टेलीमर्स। टेलीमर्स जो है वो जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आगे भेजती है, वो लूज हो जाते हैं। देन द टॉक्सिन्स आर जनरेटेड फ्रॉम previous unresolved vibration. Toxins are generated from your lifestyle management. Toxins are generated from your living environment or office environment. So all that, those toxins will create a problem with the physical body, mental body, emotional body, intellectual body, and including your spiritual bodies, जिसको आप पंचकोशास बोलते हैं। हर कोशा में आपकी इंफॉर्मेशन जाती है। नाउ अगर थ्योरेटिकली देखे जाए तो हमारे सबके शरीर में एनर्जी है। तो जैसे मैग्नेट है तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसी तरह आपका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जो फील्ड जो होता है वो सिर्फ मैग्नेट के अंदर नहीं होता है, मैग्नेट के बाहर होता है। इसी तरह मेरा भी जो फील्ड है, जिसको हम ह्यूमन एनर्जी फील्ड बोलते हैं, वो मेरे शरीर के बाहर भी है और उसमें हर किस्म की एनर्जी है। और हर एक एनर्जी की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड होता है। तो वो जो डिसाइड करता है आपकी बैंडविड्थ को। हर एक जीव की अपनी बैंडविड्थ होती है, किसी की छोटी बैंडविड्थ होगी, किसी की बड़ी बैंडविड्थ होगी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज जो है उसके डीएनए में है। पॉजिटिव की एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी सबकी बैंडविड्थ आ जाएगी। तो बैंडविड्थ विल डिसाइड कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज आर ओपन टू एवरीबडी, एवरीबडी कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री बीइंग ए सिटीजन। कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, पर सब तो नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटी है, इट डजंट फॉल इनटू द बैंडविड्थ ऑफ दैट पर्सन। तो माय सजेशन टू इवन यंग बॉयज एंड गर्ल्स एंड इंक्लूडिंग academic teachers are, please check your bandwidth और उस बैंडविड्थ को बढ़ाओ। बैंडविड्थ जब बनेगी तो अपॉर्चुनिटीज आर ओपन टू एवरीबॉडी। सबके लिए अपॉर्चुनिटीज बराबर है। कोई भी बिरला बन सकता है, कोई भी टाटा बन सकता है, कोई भी एस प्लेयर बन सकता है, कोई भी ओलंपिक्स में मेडल ले सकता है, पर वो लेगा जिसकी बैंडविड्थ हाई है। अब बैंडविड्थ को कैसे बढ़ाना है? बैंडविड्थ को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप अपनी ब्लॉकेज को निकालना पड़ेगा डीएनए से। अब वो डीएनए से ब्लॉकेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? तो उसके लिए हमारे पास हर एक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है। हम फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेते हैं और इस एंटेना से और कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये वेबिनार, क्योंकि ये यहाँ में ये बता रहे हैं ये स्लाइड में कि यूनिवर्स इज ए वेरी बिग सिस्टम एंड जो भी बड़ा, ये जो मैं बातचीत कर रहा हूँ आज इस सब्जेक्ट की, एंटेना योग की, ये और यूनिवर्स इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जो भी बड़ा सिस्टम होगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा और कॉम्प्लेक्स सिस्टम से अपने को डरना नहीं है, वो क्योंकि उसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल होता है। हमने जो भी प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन इतना सिंपल निकाला है। अगर मान लीजिए किसी की कॉन्फिडेंस लेवल लो है, उसको कैसे पहले चेक किया जाए कितनी है और इसको कैसे बढ़ाना है। एनर्जी दे सकते हैं हम इस एंटेना से। कहाँ देनी है? सीधा का सीधा हम डीएनए में दे दें, कचरा निकल जाएगा। अगर ब्लॉकेज है ड्रेनेज का तो पानी दबा के डालेंगे या प्रेशर से डालेंगे या ड्रेनेज को तोड़ के नया डाल देंगे तो एनर्जी विल फ्लो। तो ये जो है हर एक इस सिस्टम में जो हम एंटेना एनर्जेटिक इंजीनियरिंग हीलिंग सिस्टम यूज करते हैं, एक चीज आप याद रखिए कि इसको हैंडल करना या ऑपरेट करना अपने लिए बहुत ही सिंपल है। ना इसमें ये बिल्डिंग्स के बारे में है। बिल्डिंग्स भी जैसे मैंने बताया, ये उनकी हर एनर्जी की मैं वेवलेंथ होती है। मैं मेनली आई विल टॉक ऑन ह्यूमन बॉडी। नाउ ह्यूमन बॉडी के ऊपर देखेंगे तो ये जैसे ये पंच तत्व है,
ये पंचतत्व बॉडी में ये चेक कर लेता है कि कहाँ पर पंचतत्व लो है। इवन कोशास चेक करनी है या फिर त्रिदोषा चेक करने हैं। त्रिदोषा में भी अपने को पता चल जाएगा कौन सा दोषा जो है आयुर्वेदा के हिसाब से डिस्टर्ब है। ये कुछ वेवलेंथ्स है। मान लिया ये चक्रास है, चक्रास में ये सारी कलर्स होते हैं, होती है। आप चक्रा को भी चेक कर सकते हैं इस एंटेना से, क्या डिप्लीटेड है या ओवर एक्टिव है या क्या प्रॉब्लम है, क्या ब्लॉकेज है, ये सारा का सारा आपके सामने आ जाता है। नाउ यहाँ पर ये आइंस्टाइन ने क्या बताया कुछ साल पहले कि फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज एनर्जीज। डॉक्टरों की मदद हम जरूर लेते हैं, they are really very they do a good job for the society, but they are very useful in emergency time. But God Almighty doesn't want us to take any medicine. He says if you have created a problem yourself, you have और अपने आप ही अपने को ठीक कीजिए। Healing means what? Balancing your energies. How do you balance? Now ये imbalance जो create होता है, ये इन सारी एनर्जीज के कारण होता है जो आपके स्लाइड के ऊपर। इलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव मेमोरीज, मेमोरी ऑफ कर्मा। अब पिछले जन्म के नेगेटिव कर्मा भी है, पॉजिटिव कर्मा भी है। अब कैसे चेक किया जाए भाई मेरे डीएनए में कितने हैं? ये इंस्ट्रूमेंट बहुत इजीली अपने को मदद कर सकता है। ये चेक करने के लिए इसकी वेवलेंथ है, सपोजिंग इसको मैं 12 पे लगाता हूँ, 12 जो है इसकी वेवलेंथ है नेगेटिव कर्मा को चेक करने की। वो सीधी बताता है ये डिफ्लेक्ट करेगा, कितना डिफ्लेक्ट करता है उससे मेरे को क्वांटिफिकेशन भी हो जाता है कि कितनी है, बहुत ज्यादा तो नहीं है, ये गोल्डन रेशियो से बाहर तो नहीं है। या गोल्डन रेशियो में भी क्या, गोल्डन रेशियो में भी हमने पैरामीटर्स है। सपोजिंग द गोल्डन रेशियो ऑफ फिजिकल बॉडी इज बिटवीन 1.5 to 1.618, तो समझ लीजिए आई एम इन पीक ऑफ माई performance in life, physical level, mental level, all levels I am in peak. But supposing it is if it is between 1.2 to 1.4, good health. Between 1 to 1.2, then you have average health. Between 0.8 to 1, it means serious sickness has started. Below 0.8, supposing I check the golden ratio of the human body with this antenna, if it tells me it is below 0.8, it means some fatal disease has started. अब अभी आप देख रहे हैं कि ये सारे की सारी जो एनर्जीज में नेगेटिव एनर्जी बता रहा हूं आपको, ये हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और उनको निकाल सकते हैं। पहले हम निकालते हैं। इसमें 2 मोड है, एक मोड है रिसीविंग मोड, दूसरा मोड है ट्रांसमिटिंग मोड। रिसीविंग मोड में हम नेगेटिव एनर्जी निकाल सकते हैं शरीर से, चाहे फिजिकल लेवल कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड है तो उसकी मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि वेदर ही हैज गॉट एंजाइटीज, वरीज, फियर, फोबिया, रिजेंटमेंट, हेट्रेड या ही डजंट हैव फॉरगिवनेस। देखिए इट इज वेरी इजी टू से, भाई एक आदमी को पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर लेक्चर दे दो, सपोजिंग ही इज बोर्न नेगेटिव, तो लेक्चर से काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जब तक आप नहीं बैलेंस लेके आया वो, जब तक वो ना निकालो। सपोजिंग आपका घर 10 साल के लिए बंद था तो आप फॉरेन चले गए और वापस आए तो इमीडिएटली आके तो नहीं रहोगे ना उस घर में। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने को उस घर को पूरा का पूरा साफ करना पड़ेगा, लॉक स्टॉक एंड बैरल, पूरा जाला निकालना पड़ेगा, पूरा कचरा निकालना पड़ेगा, अगर कोई कॉकरोच मरे हुए हैं उनको निकालना पड़ेगा और कई किस्म का। पर ये नहीं कि आज मैं कॉकरोच निकालूं कल जाला निकालूं, नो, लॉक स्टॉक एंड बैरल निकालना पड़ेगा। इसी तरह ये जो स्लाइड में आपको दिख रहा है, ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है इसको हम पूरा का पूरा निकाल लेते हैं। निकालने से पहले हम उनको मेजर करते हैं कितनी है और कहाँ पर। हम ये आपकी जो मेटाफिजिकल बॉडी है उसका भी अपने को बहुत अध्ययन करना पड़ता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये जो चक्रास हैं, नाड़ीज है, नाड़ीज कहाँ ब्लॉक है और नाड़ीज को कैसे खोला जाए इस सिस्टम से, उसके लिए सबके लिए हमारे पास वेवलेंथ्स है। फिर हम
ये देखिए, इसके साथ हम एक्टिवेटिंग चक्रा कर लेते हैं, कोशास को एक्टिवेट कर लेते हैं, और को एक्टिवेट कर लेते हैं। ऑडिटिंग एनर्जीज ऑफ द ऑर्गन। सपोज अब कई लोग गंजे हो जाते हैं। अब क्यों गंजे हो गए? गंजे इसलिए हो गए, बाल्डनेस क्या है, जब उनको ब्लड नहीं मिलता है, ब्लड की एनर्जी नहीं मिलती है सिर के ऊपर, तो ये बाल्डनेस स्टार्ट हो जाती है। अब ब्लड क्यों नहीं मिलता? जब हार्ट वीक हो जाता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, जब whenever there is a baldness or premature graying, तो समझ लीजिए उस बंदे का हार्ट वीक होना शुरू हो गया है। आप इसको गूगल में भी पढ़ सकते हैं। यू गो टू ए साइट, balding, premature balding and premature so say graying have a high rate of heart attacks. Now, is there any process of reversing? I have done that. Can you believe? My hair on my head were not that thick, and maybe by December you will find them as good as a 25 years age person, because I became bald at the age of 40, almost bald, and my hair became gray. Now they have started becoming, even they are getting converted to black. You can partly see them, but by December, now this antenna also tells us how many minutes I have to give healing. How many minutes, how many days, how many times a day we have to give, and how much I have to continue giving for how much period. ये सारा का सारा इस एंटेना से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये हमारे जो वर्कशॉप है, हम जो रन करते हैं 3 मॉड्यूल में रन करते हैं। मॉड्यूल 1 में क्या करते हैं कि हम सिखाते हैं कि आपको अपने फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे कैसे अपने को अपग्रेड करना है लाइफ में। और दूसरा मॉड्यूल जो है वर्कशॉप का, उसमें हम बताते हैं कि सिखाते हैं सबको, पार्टिसिपेंट्स को, कि कैसे ब्रीथिंग या और तीसरे मॉडल में हम हुई है कहां पर कुंडलिनी है इस बंदे की, बिकॉज कुंडलिनी इज बेसिकली एवोल्यूशनरी एनर्जी। नाउ एवोल्यूशनरी एनर्जी कितना बंदा ये इवॉल्व है, ये देखिए। हम शक्ल से मैं कुछ भी झूठ बोल सकता हूँ, कोई मुझे शायद ना जान सके, बट अगर मेरे को पकड़ना है तो एनर्जी से पकड़ा जा सकता है। एनर्जी के साथ झूठ नहीं बोला जा सकता। अगर मान के नैर्को टेस्ट करते हैं या लाइट डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है, तो उसमें झूठ बोलना नहीं होता है। तो इसलिए ये जो हम एनर्जी पकड़ते हैं, ये अपने को क्लियर पिक्चर दे देती है उस बंदे की पर्सनैलिटी के बारे में। और फिर अगर वो खुद करता है तो अपने खुद चेक कर सकता है और अपने आप को फिर अपग्रेड कर सकता है, फिर रेगुलरली मॉनिटर कर सकता है कि कितना फर्क पड़ा। क्योंकि ये भी तो, ये थोड़ी एक दिन में हमने ये जो बैगेज लेके आए हैं अपना पिछले जन्मों से, वो तो जन्मों जन्मों का है, क्या एक दिन में निकल जाएगा? अब उसका भी तो पीरियड होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ दैट प्रॉब्लम, उसकी क्या इंटेंसिटी है नेगेटिविटी की। इसका ये सिर्फ नेगेटिविटी निकालने के काम नहीं आता है। इट वर्क्स ए डबल एज्ड सिस्टम। सपोजिंग पॉजिटिव एनर्जी है तो हम उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसको हम पॉजिटिव और बना सकते हैं। सपोजिंग ग्रोथ हो रही है तो बच्चा अगर फर्स्ट डिवीजन ले रहा है तो डिस्टिंक्शन ले सकता है। और इस तरह से हम उस एनर्जीज को अपग्रेड कर सकते हैं। ये फिर ये जो है, ये सारी एनर्जीज जो है देने के काम आती है। अब ये मैंने एंटेना दिखाया, इस तरह से होता है। तो ये बैंडविड्थ है, ये एंटेना, ये चक्रास को भी हम कैसे आप देखते हैं। ये चक्रास की वेवलेंथ है, जैसे क्राउन चक्र। अगर इस एंटेना को 5D क्राउन चक्र आप दिया, इस तरह ब्रो चक्र है, स्वादिष्टांग, मूलाधार, अनाहत। Why I'm talking today on this? Normally कभी कभी मैं इस सब्जेक्ट पर बात नहीं करता हूँ, ये क्योंकि आपका योग का आज डे है और योग के बारे में ही आपकी ज्यादा रुचि है। इस सब्जेक्ट को मैं इसीलिए उस साइंस में, उस नॉलेज में मॉड्यूलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो अब ये कर्मा भी कई किस्म के होते हैं, नेगेटिव कर्मा, संचित कर्मा,
प्रारंभ कर्मा, क्रियामान कर्मा, इसका फिर डिस्टिंग्विश भी किया जा सकता है। सपोजिंग आपके शरीर में ब्लॉकेज है, ये पता लग सकता है कि आप जिस घर में रहते हैं वहां से कितनी ब्लॉकेज आई, आपका लाइफस्टाइल है कुछ, उस लाइफस्टाइल से कितनी ब्लॉकेज आई, और या पिछले जन्म से कितनी लेके आए, दैट कैन आल्सो बी सेग्रीगेटेड। और हम उसको, हमारे पास पूरे वो होते हैं चेकलिस्ट है, और वी हैव ए लॉग टू बी मेंटेन। लॉग से पता चल सकता क्या, ये जैसे त्रिदोषा, ये त्रिदोषा इमीडिएटली चेक कर सकता है। अगर पित्ता चेक करें तो पता चलेगा अग्नि और जो वाटर एलिमेंट है जो अब्डोमिनल एरिया में, मणिपुर एरिया में कितना है बैलेंस्ड और कितना इम्बैलेंस है। वात जो है आपका हेड एरिया में और चेस्ट एरिया में बताता है एयर और स्पेस के बारे में। कफा जो है आपका नीचे के पार्ट में स्वादिष्टान और जो आपकी स्केलेटल बॉडी है उसका चेक करता है। उसमें अर्थ एनर्जी और दूसरा वाटर एनर्जी करने पे अगर आप देखें तो ये उनकी वेवलेंथ है। इन वेवलेंथ पे पहले कैलकुलेट होता है, अगर कम है तो हम इसी वेवलेंथ पे इस एंटेना के थ्रू एनर्जी दे देते हैं और अपग्रेड कर लेते हैं। ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, कुछ पार्टिसिपेंट ने जिन्होंने सीखा है, उन्होंने कई किस्म की हीलिंग की है, वर्स्टाइल ये जो कैंसर तक क्योर किया है। इवन वन पर्सन हु इज इन हैदराबाद, हिज नेम इज रवि शंकर, who has learned this subject from me. He has even cured patients sitting here in Hyderabad, and the patients are in USA. The person need not be in front of you. Migraine, Parkinson disease, कोरोना लगाया कि नहीं बंदे को? अगर मैं इसको 3.5 पे लगाऊं, आपकी फोटो सामने आई है, I can tell you whether you have corona in your body. अगर, और ये भी पता लग जाएगा इम्यूनिटी कितनी है, और उसके कई पैरामीटर्स है कोरोना के, like CT value, oxygen level, all those parameters can easily be quantified. So diabetes, insomnia, hearing problem, dental issues, मेरी खुद दांतों की सेंसिटिविटी हो गई थी बहुत बुरी थी। कैल्शियम जो है, मे बी रॉन्ग ब्रशिंग इन लाइफ, किसी ने सिखाया तो नहीं ना हमें तो बचपन में ब्रश कैसे करना है और कितनी दफा करना है, तो वो उसके कारण जैसे प्रॉब्लम जब आगे, जब प्रॉब्लम आई तो उसका सोल्यूशन कहाँ से, टेस्ट ठीक है, इमीडिएटली तो वहीं जाना पड़ेगा, पर परमानेंट सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब वी हैव फाउंड ए वेवलेंथ, वेदर वे दांत अगर गिर जाए, क्या दांत दोबारा वो उगाया सकता था? अगर कैल्शियम की कोटिंग हो सकती है तो दांत भी उगना चाहिए। खैर अभी इसके ऊपर रिसर्च वैलिडेट करनी है, और वेवलेंथ हम लोगों ने ढूंढ ली हुई है। तो इसी तरह ये और कई किस्म की, हाँ, तो ये तो अभी मैडम कितना और टाइम है बात करने का? सर मुझे लगता है कि प्रश्न उत्तर और या जिज्ञासाएं यदि किसी प्रतिभागी की हैं तो हम ले लेते हैं। मुझे लगता है आप एक एक्सपेक्ट पूरा कर चुके हैं या कुछ कहना चाहते हैं अभी और? नहीं, अभी है तो मैं आई एम ट्राइंग टू कट इट शॉर्ट, यू नो, मैं बोलने के लिए और भी मैं उसको डायमेंशन में ले जाऊंगा। अभी अगर आपके डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम विद यू। हाँ जी सर, प्रश्न उत्तर ले लेते हैं अभी, जिज्ञासाएं तो उसमें भी आपको सर एक्सप्लेन करना पड़ेगा अभी, तो उसमें भी समय लग जाएगा। अभी हमने सभी के साथ ही अपना फीडबैक लिंक चैट बॉक्स में साझा किया है, तो आप फीडबैक लिंक जरूर भरें जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हैं। और यदि किसी की कोई जिज्ञासा है तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना परिचय देकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। स्वागत है आप सभी का प्रश्नोत्तर सेशन में। क्योंकि मैंने लॉज ऑफ एनर्जी नहीं बताए, वो बहुत लंबे चौड़े लॉज हैं। लिविंग एनर्जी क्या काम करती है, उनके क्या लॉज हैं, नॉन लिविंग एनर्जी के क्या लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ कर्मा है, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ चेंज है, जो एनर्जी आपके शरीर में कल थी वो आज नहीं है, इट इज चेंजिंग एट माइक्रो लेवल, माइक्रो सेकंड लेवल,
तो आपको ये देयर आर सर्टेन लॉज व्हिच वी हैव टू, एंड एवरी देन देयर आर लॉज ऑफ एनर्जी लाइक energy cannot be created, cannot be destroyed, energy can be transformed from one shape to another shape. Third law, energy moves from higher potential to a lower potential. Fourth law है एनर्जी जो है स्टोर की करनी चाहिए at right place. एनर्जी एज ए मेमोरी सिस्टम टू रिटेन इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 100 रुपए का नोट है तो उसमें 100 रुपए की पूरी इंफॉर्मेशन है, उसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ए सम ऑफ ₹100 ऑन प्रोडक्शन। अगर वो फेक नोट है या जेरोक्स नोट है तो उसका ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। इसी तरह जो भी हमारी अनरिजॉल्व्ड वाइब्रेशंस एनर्जीज आती हैं पिछले जन्म में से या इस जन्म में हम उनको सुपर इम्पोज करते हैं, उसकी मेमोरी है। तो मेमोरी जो है जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है, हमारे हार्ड डिस्क में भी मेमोरी स्टोर हो जाती है। वो मेमोरी को हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर मेरे पास पासवर्ड है तो आई कैन इजीली एक्सेस टू द मेमोरी एंड टेक द करेक्टिव एक्शन। May tell you I'm 80 years of age. I'm not wearing specs, and maybe by December you will find the number of hair on my head. And anyway, so this research which is we are going ahead and training people who can become teachers in this field and further, you know, this new diameter. सर मुझे लगता है आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें सीरीज ऑफ लेक्चर करवाना पड़ेगा, तो भविष्य में सर हम इसकी योजना जरूर बनाएंगे। हाँ जी रितु मैडम, आपने हाथ खड़ा किया है। उससे पहले कोई और यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं जो हमारे साथ दूर से जुड़े हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्रश्न पूछिए। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। बलबीर सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सुभाष चंद्र जी से। बहुत अच्छा लेक्चर आपने दिया और एक बिल्कुल नई विधा पर आप काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको साधुवाद। जो पिछले जन्म के कर्म हैं, हाँ जी, वो अच्छे हैं या बुरे हैं, गुड एनर्जी के हैं, बैड एनर्जी के हैं, तो बिना भारतीय दर्शन तो ये कहता है कि उन कर्मों का भोग आपको भोगना होगा, तो आप उनको कैसे चेंज कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। नॉर्मली इसको मैं कवर कर ही जाता हूं, पर आपने सवाल पूछ लिया मेरे से। देखिए, लॉ ऑफ कर्मा तो कहता है कर्म भुगतना पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। वो चाहे जानवर हो चाहे आदमी, जो भी जीव है कर्म जीव ही करता है। और जो अनरिजॉल्व कर्म है जब वो मैच्योर होते हैं वो भुगतने की स्टेज पे आ जाते हैं। तो अगर पर भगवान ने एक चीज और मनुष्य को दे रखी है कि अगर मैं उसको बीज है तो बीज को जला दूं, क्या पौधा बनेगा? पर ये जानवर के पास ये चॉइस नहीं है, जानवर को कर्म भुगतना ही पड़ता है। पर आदमी अगर कर्म भुगतता है तो हमारी लैंग्वेज में हम ये बोलेंगे कि वो जानवर की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर ये कई लोग शायद मेरे साथ ना एग्री करें, पर फ्रूट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। आप जब कोई भी चीज एक्सपेरिमेंट करते हैं, और पहले तो लॉजिकल होना चाहिए, जो भी बात हम करें लॉजिकल है, तो एक्सपेरिमेंट करने में कोई हर्जा नहीं है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिजल्ट पॉजिटिव आता है, ओनली देन यू शुड बिलीव एंड हैव फेथ इन द सब्जेक्ट। तो हमारा जो है ये सिस्टम बड़ा क्लियर है कि आदमी के पास भगवान ने एक फैसिलिटी टैलेंट दी हुई है जो सुपर इम्पोज कर सकता है उसके ऊपर पॉजिटिव रहना। एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने बैंक से लोन लिया या किसी ने बैंक से लोन लिया, बिजनेस। कैन आई गिव दिस एग्जांपल? ओके, सो इट इज वेरी रेलेवेंट एग्जांपल। तो अगर किसी बंदे ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन लिया बैंक से, और बैंक का बिजनेस स्टार्ट करने की बजाय जुए में जाके हार गया, तो बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा थैंक यू सो मच, आप हार गए, अब देने की जरूरत नहीं। बैंक भी उसके पीछे जाएगा, घर जाएगा,
थ्रेटन करेगा, ऑल काइंड्स ऑफ टेक्निक्स ही विल फॉलो टू रिकवर। और सपोज कर लो उस बंदे के पास पैसा नहीं है और उसने जो कोलेटरल भी थी वो भी बेच बाच के फ्रॉडुलेंटली बेच दी है, उसके पास कुछ नहीं है। अब बैंक क्या करेगा? बैंक पूरी की पूरी महाभारत लिखेगा। महाभारत में क्या लिखेगा? ऑन सच एंड सच डेट ही अप्लाइड फॉर लोन, ये काम के लिए, और ये इसने ये कर दिया, नाउ ही विल गो टू डेट ट्रिब्यूनल, और वहां जाके अगर उसको सजा मिल जाती है तो वो जेल चला जाता है, जेल से वापस आ जाता है, तो बैंक कैन नॉट आस्क हिम द लोन, बैंक उससे पैसा नहीं मांग सकता। बट सपोजिंग लोन, वो महाभारत लिखने से पहले किसी से चाहे वो भीख मांग के या उधारा लेके या चोरी करके पैसा लेके बैंक में जाके डाल देता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, तो क्या बैंक वाला बोलेगा? बैंक तो बल्कि हाथ जोड़, बट इसका मतलब है he has neutralized the effect of that overdraft. But is this method workable within our system? Yes, we have tried, and it has given us the results, not normal results, but high degree of results. So, Dr. Salvi Acharya, I agree with you. People make this statement regularly, and I keep. एंड भगवान ने सिर्फ आदमी को ये एक टैलेंट दिया है, जानवर के पास ये टैलेंट नहीं। थैंक यू सर। तो अभी हम जानवर बन के रहना चाहते हैं या आदमी बन के रहना चाहते हैं? ये अच्छी क्यों आशुतोष जी, क्या चॉइस है? चॉइस तो सर मनुष्य बनने की ही है, और आचार्य जी जैसे तो वैसे ही मुक्त हैं, उनका इतनी सिद्धि उन्होंने प्राप्त की है, लेकिन कुछ एक बातें जरूर हैं जो लगता है, दो तरीके की बातें डॉक्टर साहब। एक तो ये जो हम नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इवेल्युएट करने की और क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारे जो परंपरागत तरीके हैं उनके बीच में तालमेल बिठाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक जो चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा कि जो हम सत्वगुण तमोगुण की बात करते हैं, क्या हम इसको भी क्वांटिफाई कर सकते हैं इस एंटीना के थ्रू, या कुछ और तरीके नहीं? देखिए, मेरी एक चीज सुनिए, एक चीज जानना जरूरी है कि इस दुनिया में जो चीज चाहे वो फिजिकल फॉर्म में है या मेटाफिजिकल फॉर्म में है, उसकी एनर्जी होती है। अगर एनर्जी होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी तो वेवलेंथ भी होगी। ये एंटीना जिसने डेवलप किया था उसका नाम था लेकर। लेकर वाज ए जर्मन साइंटिस्ट way back in 19th जो end of the 19th century. He developed this particular antenna, and he said this antenna helps us to connect the physical world with the metaphysical world. That was his approach, and then he found a lot of, and this was done in Germany. And then they started working on various kinds of energies to be found. For example, geopathic stress. इसके ऊपर बहुत जर्मनी में काम होता है। What is a geopathic stress? Geo means the earth, pathy is the disease caused by the earth energy. अब जो earth is a magnet, human body magnet है, earth is a magnet. Magnet has got north pole and south pole, और हर एक जो मैग्नेट होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर वो मैग्नेट कहीं से क्रैक हो जाए या कटा हो तो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो जाता है। जमीन में पानी की नदी आ गई या अर्थक्वेक फॉल्ट लाइन आ गया, मिनरल्स अंडरग्राउंड आ गया, तो वो जो अपना है मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो डिस्टर्ब होने के कारण दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पैदा हो जाती है। सपोजिंग एक आदमी उसके ऊपर सो जाता है तो वो उसको कैंसर तक हो जाता है। ये किसने रिसर्च किया? जिसका बंदे का नाम है, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर हार्टमैन of Germany. He is a cancer specialist himself. तो उसने एक हॉस्पिटल था उसका, he found that all the patients which he have got, he made a study on almost 600 patients. अगर जब उनको जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन से निकाल दिया गया तो they started responding to treatment, otherwise they were not responding to treatment also.
So ये डॉक्टर्स ने भी रिसर्च की है इस सब्जेक्ट वो this I am talking of the environmental. They started using an instrument only for environmental, but we started using for the human body and various other corrections, and we started जी। the research. अच्छा सर, बस एक बात मैं और जरूर जानना चाहूंगा कि साइकेट्री की प्रॉब्लम्स में ये किस तरह से हेल्पफुल है? Say again, repeat please. Repeat. साइकेट्री की प्रॉब्लम्स में ये कैसे यूजफुल हो सकती है देखिए टेक्नोलॉजी? वो क्योंकि साइकेट्री में मेडिसिन से जैसे वो करेक्ट करने की कोशिश करते हैं या बिहेवियर चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो इस एंटीना टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है? और है तो कितना? पॉसिबल है. Already I am जी। doing on some ओके। डिप्रेशन का है. पहले तो ये कॉज ढूंढना पड़ेगा why the person went into depression. अब ये कॉज कोई नहीं ढूंढता, वो कह देंगे भाई इसका मन नहीं लगता, ये नहीं, वो कहानी आपको सुनाएगा पर अपनी कहानी से वो चलता नहीं है. क्या पिछले जन्म से ये डिप्रेशन की एनर्जी लेके आया है, पहले तो वो चाहिए. और ये कहानी सिर्फ कर्मों की है. सबसे पहले तो हम उसके नेगेटिव कर्म होते हैं. अच्छा, वो डिप्रेशन के कारण क्या है? वरीज है, एंजाइटीज है, हेट्रेड है, विड्रॉन बंदा है, बंदा विड्रॉ कर लेता है अपने आप. हर एक चीज की लाइक वरीज की सेपरेट वेवलेंथ है. फॉर एग्जांपल 15.9 जो है इस वेवलेंथ ऑफ द सेंटर इज फॉर एंजाइटी, वरीज, fear, because they are all stored in the liver and not liver, kidneys. तो मैं ये actually I am working on a particular person and I am finding the results. फिर ये अब there is a loss of confidence. ये इसके कारण loss of confidence भी तो हो जाएगा कि नहीं? फिर then self esteem लो हो जाएगी, determination लो हो जाएगा, गोल फिक्सिंग, कोई जिंदगी में कुछ काम करने का इरादा नहीं बनेगा. फिर OSD, OCD क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर, हाँ जी. इलॉजिकल थिंकिंग. ये OCD की वेवलेंथ हमारे पास 9 है. उसका हमारे पास सेपरेट टेबल है जो which pertains to emotional problems. And in fact you have not seen the manual. ये पूरा मैनुअल है. अच्छा. जी. एक नहीं, बाकी जो इमीडिएट नीड के लिए मैंने ये लेमिनेशन करा के रखा. ओके. ये चक्रा के बारे में और ये नेगेटिव एनर्जी 21 है. अगर मैं लिस्ट करूं आपके साथ, नेगेटिव मेमोरी ऑफ यिन एंड यांग एनर्जीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, वो आपका जो एक्सिस है ये सेंटर में से चलना चाहिए. अगर वो तकलीफ में है ना तो ये एक्सेस शिफ्ट हो जाता है. ये एंटीना अपने को बता देता है, फिर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं. इसी तरह so many energy, almost negative memory in blood system, negative memory in respiratory system, negative memory. अभी आप मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसके कारण आपके शरीर में कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या वाईफाई यूज कर रहे हैं. हाउ डू यू कैलकुलेट? आप एनवायरनमेंट में तो चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट हैं उसके. मेरे टेबल में अभी इनफैक्ट आई हैव गॉट लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन माय ऑफिस जो फिजिकल फॉर्म की एनर्जीज को चेक कर सकते हैं. दे आर ऑल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. बट मेटाफिजिकल जो आपके शरीर में जाके तो उसने मेटाफिजिकल हो जाना है. मेटाफिजिकल एनर्जी के लिए तो अपने को कोई इंस्ट्रूमेंट हाई फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए तो कोई साइंटिस्ट ने भी नहीं कोई बनाया है. अब माइंड कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है प्लीज टेल. अब आंखें बंद करेंगे तो मार्स में पहुंच जाता है. आंखें बंद करते हो तो मून पे पहुंच जाते हो. आंखें बंद करते हो तो SD कॉलेज में पहुंच जाते हो. तो कहाँ पहुंच जाते हो आप? क्योंकि माइंड इज ए वेरिएबल ऑसिलेटर. और हम इसको माइंड को वेरिएबल फिल्टर यूज करते हैं. वी कनेक्ट टू दिस सर्वर विच इज इनफाइनाइट. तो स्पेसिफिकली हमको एक पर्टिकुलर एनर्जी ड्रॉ करनी है या उसको निकालना है तो उसको हम राइट ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं इसमें. जी. मेरे 20 साल लग गए हैं इसमें. Why I entered this field? Because I was almost on a deathbed. मैं सब साधु संतों को भी चेक करता रहता हूँ इस इंस्ट्रूमेंट से.
जी I जी don't want to name them, but 90% people are, जो प्रोजेक्ट करते हैं वो नहीं है। ठीक हम बात है। प्रोजेक्ट अपने को कुछ और करते हैं, होते कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो प्रॉब्लम है। मैं तो देखिए, मेरे पास तो कोई बंदा आता है तो मैं तो पहले सबसे पहले ये चेक करता हूँ इसको कोरोना वायरस तो नहीं है मेरे सामने। जी 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 13.5 ml का तो एक सेकंड में पकड़ता है आप सामने में। अभी कोरोना नहीं है, जी। यू डोंट हैव कोरोना एट द मोमेंट। ये नया वेरिएंट को भी चेक करेगा, जो एक्सी नया वेरिएंट आने वाला है। अच्छा अच्छा अच्छा। बट आई वांट टू चेक, लेट अस से योर सीटी वैल्यू। अभी सीटी वैल्यू हम्म कितनी है? सीटी वैल्यू इज द इंडिकेशन ऑफ द कोरोना। अभी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। अच्छा प्रतिभागी तब तक आप चैट बॉक्स में भी अपना प्रश्न डाल सकते हैं। हाँ जी। जी जी प्रतिभागी हमारे कितना? साथ जुड़े हैं वो चैट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल दें ताकि हम अपने मेरे आज के पास इनवाइटेड स्पीकर से पूछ सकें। रितु मैडम, आप अपना प्लीज क्वेश्चन डाल दीजिए उसमें चैट बॉक्स में। हाँ या पूछ लीजिए आप। आशुतोष अनम्यूट। जी, आपको जवाब दे दूं। पूछना चाहता है हाँ हाँ प्रश्न सर। मैडम जी एक सेकंड, आपकी सीटी वैल्यू 40 है। 40 अच्छा मीन्स आपको कोरोना नहीं है। अभी मैं आपकी इम्यूनिटी बताता हूँ। जी इम्यूनिटी लेवल किसी की चेक करो, डॉक्टर आशुतोष की। ओके। सो सर फिर तो मुझे लगता है कि मेरी नेगेटिव 70%, एनर्जी। your immunity level is 70%, and Dr. Balveer, जी जी मेरा सभी प्रतिभागियों से एक और निवेदन है, 90%, कृपया आप सभी अपना वीडियो डॉक्टर ऑन साहब कर की लें। 90% है। Now you see a person who is emotionally disturbed also, his जी जी। immunity will come down. एक frequency of resonance होता है, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं कभी। हाँ जी मैं सुना मैंने सर। तो आप मान लिया ह्यूमन बॉडी जो, ये डॉक्टर साहब मेरे सवाल का जवाब शायद दे पाए। डॉक्टर साहब जी जी इनसे मैं वो ये सवाल पूछना चाहता हूँ, एक लिविंग बॉडी जो हेल्थी है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस? व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस? क्योंकि हर चीज की फ्रीक्वेंसी होती है एट विच इट ऑपरेट्स। बिल्कुल कोरोना बिल्कुल कोरोना वायरस ऑपरेट्स बिटवीन 4.5 हर्ट्ज टू 15 हर्ट्ज। अगर जिस बंदे की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस 15% आ चुकी है, उसको फटाफट कोरोना लग जाता है। 15 क्यों आई? डायबिटीज है उसको, या फिर ब्लड शुगर लेवल, या और कोई कैंसर है, या फिर चिंता में फंसा हुआ है, इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस है, ऑप्टिमम लेवल जो है 62 हर्ट्ज टू 70 हर्ट्ज होनी चाहिए। मेरी 70 हर्ट्ज है। जी जी आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना है? आप गूगल में जाइए, पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए हेल्दी बॉडी? दैट इज 100 नैनो टेस्ला। अभी भी जी जी आपका कितना, मैं अभी आप दो सेकंड में आपका मैग्नेटिक फील्ड बता दूंगा इस इंस्ट्रूमेंट से। अब कैसे ओके। अपग्रेड करना है? जी 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 मेरा ख्याल है लास्ट टाइम हमने डिमॉन्स्ट्रेशन की। हाँ थोड़ा देखा था, लेकिन इसको अभी मुझे लगता है खुद ही थोड़ा सीखना पड़ेगा आपसे, तभी बात बनेगी। ये बंदूक हाँ आपके पास होगी तो आप सीखोगे, नहीं तो क्या करोगे? या फिर स्विमिंग सीखनी है तो बाई टेकिंग ए लेक्चर, बाई सिटिंग आउटसाइड द स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग नहीं आने वाली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये चैट बात तो बॉक्स में इसको एक तो प्रश्न है आपके लिए। रितु गौतम पूछ रहे हैं, प्लीज टेल द नेम ऑफ दिस एंटीना। this antenna is normally called as a dipole lacquer antenna. Di means two. बताएंगे? Dipole, ठीक है सर। and lacquer antenna, lacquer आपको ये मार्केट में इंडिया का कॉपी बना हुआ 2000 रुपए में मिल जाएगा। एक फ्रेंच का है, वो आपको एक्मोस है, वो मिल जाएगा 25,000 रुपए में। एक H3 एंटेना है जिसकी कीमत 67,000 है। But this antenna is little different from all the antennas which are available in the market. There are reasons for that which I can explain to you later, or if you have time I can tell you right now. तो ये जो antenna is designed on golden ratio. Since it is designed on golden ratio, its efficiency is more than the other antenna. It is like your Mercedes car versus Maruti car.
ये बहुत बढ़िया है। आप देखिए और मैडम है डीएवी कॉलेज जालंधर से, उनका प्रश्न है सर, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट? देखिए जी, स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग पूल के पास जाके जंप मारना पड़ेगा। तो यही कहानी है भाई, जिस डे वन वी डू दी वर्कशॉप, पहले सबसे पहले दिन तो हम ये सिखाते हैं कि इसको ऑपरेट करना क्या है। थियरी भूल जाओ, थियरी तो सारी उम्र चलती रहती है। अपने आप को कैसे चेक करना है, पहले तो अपने को चेक करते हैं, हम अपनी फैमिली को चेक करते हैं, एंड देन वी वॉच फॉर 2-3 मंथ्स कि भाई कुछ फर्क पड़ा कि नहीं, कि ये बंदा हमें अपनी कहानी सुना के चला गया, कथा सुना दी इसने। जी जी बिल्कुल कथा तो ठीक। देखिए कथा तो मंदिर में बहुत चलती है, पर जब तक वो कथा के ऊपर अप्लाई ना किया जाए और उसका रिजल्ट ना देखा जाए तो उसका मतलब तो कथा का कोई है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो इसको सब्जेक्ट को पहले प्रैक्टिकल शेप दिया है। डे वन वी स्टार्ट, मेरे पास अभी 15 को एक दिल्ली से भी आने वाला है, एक जयपुर से आने वाला, ऑन पर्सनली भी आगे सामने बैठते हैं। इसमें द ऑपरेशन ऑफ दिस एंटेना नीड्स टू बी फेल्ट बाय योर राइट ब्रेन, नर्वस सिस्टम ने फील करना। जी जी जी, ये तो है, ये कल प्रैक्टिकल। मैं को बता रहा था, वो क्या कहता, वो हाँ नहीं, वो कहता मेरा वो हिलता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं हिलता, बाकियों का क्यों हिल रहा है? बिकॉज यू आर ब्लॉक्ड। सर आपको कब कहाँ मिल सकते हैं? मिलने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन सिखा सकता है, दुनिया को तो ऑनलाइन भी सिखा। ठीक है सर, इसका डिटेल बताइएगा, हाउ वी कैन डू दिस। ऋतु मैडम, हमारा ग्रुप है, ग्रुप में सभी इनवाइटेड स्पीकर्स के हम कांटेक्ट नंबर डाल देंगे, तो आप सभी इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। अभी किसी ने मैसेज किया था कांटेक्ट नंबर के लिए, वो भी आपको मिल जाएगा। किसी का भी धन्यवाद है तो मेरी लास्ट स्टेटमेंट है, जवानी में पैसा कमा के बुढ़ापे में डॉक्टरों को देने का कोई मतलब नहीं। नहीं, वर्चुअली हम लोग उन लोगों के लिए कमा रहे हैं। हाँ, डॉक्टर को जरूर है, मैंने आई डोंट डिनाई दैट, इमरजेंसी में प्लीज गो, बट गॉड ऑलमाइटी ने। अच्छा बताइए, कौन सा भगवान ने ऐनक पहनी हुई है? किसी भगवान ने, शिव शंकर ने ऐनक पहनी है? भगवान शिव शंकर ने या भगवान राम ने या भगवान कृष्ण ने ऐनक पहनी हुई है? कौन सा भगवान गंजा है? भाई वो गंजे नहीं थे तो मैं क्यों गंजा बन गया भाई, या मैं क्यों मोटा हो गया? कौन सा भगवान मोटा है भाई? आंसर माय क्वेश्चन, जो कुछ हूं मैं अपने कारण हूं, ये मेरे कर्म है। इसको मुझे डॉक्टर साहब ने बोला, आचार्य जी ने, कि भाई भुगतने पड़ते हैं। मैं आई डोंट फील के भुगतना तो फिर गलत काम है। क्यों सुतेश जी, भुगतने चाहिए या न्यूट्रलाइज करने चाहिए? नहीं, न्यूट्रलाइज ही करने चाहिए, उसी के लिए सारी एफर्ट्स हैं। हाँ, ये नहीं कि योग से फर्क नहीं पड़ता या मेडिटेशन, पर कितना पढ़ा है वो भी तो जाना। अभी मान लिया अगर आप आंखें बंद करके बैठे हैं तो आई विल बी इन ए पोजीशन टू फाइंड आउट कि आप एक्चुअल मेडिटेशन कर रहे हो या सिर्फ आंखें बंद करके बैठे हो। इसलिए तो पिकअप करना है इंफॉर्मेशन। यू कैन नॉट टेल लाइज विद योर एनर्जीज। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? जी, किसी और का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। और मेरा सभी पार्टिसिपेंट से निवेदन है कि कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि एक ग्रुप फोटोग्राफ ले लें स्क्रीनशॉट से। सर, आपका लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मुझे लगता है सभी प्रतिभागियों को बहुत अच्छा लगा होगा और सभी उत्सुक होंगे अपने अपने महाविद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में आपका लेक्चर करवाने के लिए। बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था आपका। मैडम, मेरा क्या है, कि भाई मैंने ये रिसर्च किया इतने साल, मेरे पास R&D टीम है जो कनाडा में काम करती है टू फाइंड यूनिवर्स में इनफाइनाइट एनर्जी। उसकी वेवलेंथ तो नहीं पड़ती, किसी किताब में तो है नहीं। तो उसके लिए बहुत अपने को जो इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रिग किए हुए हैं, फिर हम एक्सट्रापोलेट करते हैं, वो पूरा इंजीनियरिंग प्रोसेस है। देखिए, मैं टेल यू, वी टॉक ऑन ए सब्जेक्ट कॉल्ड एज spiritual engineering. This is a spiritual engineering because in spirituality also we are dealing with the energies, and energies is an engineering subject, and it has got it can be calculated, measured and audited and upgraded.
So therefore, spirituality itself is a engineering subject. So spiritual engineering क्या है? Where you try to connect, where I try to remove all the garbage which I have got in my DNA, remove the garbage, upgrade me, and join with the supreme energy is called as spirituality. जी You मैं ये कैसे चेक किया जाए कि आप यू आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ? मेरी शक्ल पे लिखा है क्या? या मैं टीका लगा लूं यहाँ या लंबा सा लगा लूं तो डू और भगवे कपड़े पहन के बैठ जाऊं तो डू आई लुक स्पिरिचुअल? आई मे लुक स्पिरिचुअल पर्सन। बिल्कुल। मैम मेरा एक क्वेश्चन था सर से। हाँ जी मैडम बोलिए। हाँ जी मैम मेरा नाम मोनिका है। तो सर मैं पूछना चाहती थी कि सर जो आप ये जो एंटीना कह रहे हैं सर, ये सिर्फ प्रॉब्लम्स को, एनर्जीज को आइडेंटिफाई करता है कि उसको फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन भी है कुछ? जैसे सर लो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव तक यही बोला कि आप ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करता है और उसका सॉल्यूशन भी निकालता है। ठीक है सर। मार्केट में कई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं जो सिर्फ दे ट्राई टू आइडेंटिफाई ए कॉज, वो भी 100% करेक्ट नहीं है, बट एनीवे दे ट्राई टू फाइंड ए कॉज। कई लोग ऑरा रीडिंग करते हैं, सुना होगा आपने ऑरा की पिक्चराइजेशन। बिल्कुल बिल्कुल। दे ओनली आइडेंटिफाई cause, मतलब what is the imbalance, what is the reason also they don't कहाँ से आई है। जब तक अपने को सोर्स प्रॉब्लम का ना पता चलेगा तब तक हम प्रॉब्लम नहीं एड्रेस नहीं कर पाएंगे उसको। डू यू एक्सेप्ट दिस स्टेटमेंट और नॉट? अपने को रूट कॉज से ही जाना पड़ेगा। अगर मान लिया एक पेड़ बीमार है और उसकी जड़ बीमार है तो आप उसके पत्तों को प्रून करते जाओगे तो क्या वो दोबारा नए पत्ते निकलेंगे? जड़ ही खराब है भाई, जड़ को हैंडल करना पड़ेगा। और प्रॉब्लम हमारी कर्मों की है, बस उसको पकड़ना ही पड़ेगा। ओके, एनीथिंग एल्स? जी थैंक यू सर। बलबीर सर आपको कुछ कहना है? मैं चाहूंगा कि योग को और इस एनर्जी को लेकर के वो टिप्पणी जरूर करें। बलबीर सर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? हाँ वो बोल रहे हैं मैं अनम्यूट कर रही हूँ। नमस्कार। आज एक नया आयाम देखने को मिला। जब मेडिटेशन करते हैं तो आपको ध्यान होगा जो हमारे महापुरुष हैं उनके चारों तरफ एक अलग से ओरा चित्रकार बनाते हैं और वो भी एक एनर्जी है। जब आप जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो मेरा ये अनुभव था अब तक जो मैंने अनुसंधान किया कि जप करने से किसी की कोई इच्छा है और वो सामान्य उसकी शक्ति के बाहर है, लेकिन वो बैठ करके मेडिटेशन करता है, जप करता है, फिर पूरा प्रयत्न करता है उस वस्तु को प्राप्त करने का, तो उसे मिल जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि भविष्य की सूचनाएं आपको पहले ही पता चल जाती है, लगभग महीना पहले जब आप साधना करते हैं, तो ये भी एनर्जी के लेवल है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल साइंस है जो हमारे ऋषि जिस बात को कह रहे हैं। और देखिए ऋषियों के पास में इस तरह के साधन नहीं थे, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि आज से महाभारत का काल 5000 बिल्कुल निर्णीत है और 5000 साल से पहले योग दर्शन लिखा गया है। और योग दर्शन का जो विभूति पाद है उसमें आप यदि विभूतियां पढ़ेंगे योग दर्शन के, जिनको सिद्धियां कहते हैं, तो बहुत से लोग उनको नहीं मानते, विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन आधुनिक योगी महर्षि दयानंद ने बिल्कुल योग दर्शन को पूरे को प्रमाणिक माना है। और जो उस विषय में साधना कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि ये बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ो, ये तो मिलती रहती हैं, लेकिन उद्देश्य जो है वो दूसरा है। तो ये जो एनर्जी है, मैं मानता हूं कि योग करने से नेगेटिव एनर्जी खत्म होती है। जो तन्मय मन है शिव संकल्पमस्तु वेद में कहा है, यजुर्वेद में, तो वही उसी पर मेरे विचार से आज के जो व्याख्यानदाता हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रकाश उस रूप में डाला है। यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 6 मंत्र हैं, आपने पढ़े होंगे जरूर वो, और अंतिम टेक है उसकी, ये जागृतो दूरम उदयति, सबकी टेक है तन्मय मन है शिव संकल्पमस्तु। तो वो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी को, तो वो योग से करो, इस एंटीना से करो। हाँ, एक नया आयाम जुड़ा है कि इन्होंने
स्पिरिचुअल जो है वो इंजीनियरिंग का शब्द दिया है। Can I amplify it little bit? लेकिन सर मैं अभी तक भी मैं इस बात पर नहीं पहुंच पाया हूँ। योग दर्शन में तो ये आया है कि जो जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं उनको नॉलेज से भस्म किया जा सकता है, नॉलेज प्राप्त करके, और नए कर्म न करें, निष्काम कर्म करें, जैसे गीता में आया है, और उन संस्कारों को भस्म किया जा सकता है, दग्धीभूत किया जा सकता है, मुक्ति मिल जाती है। लेकिन बिना उसको नॉलेज के, बिना सांख्य योग के उनको कैसे भस्म किया जाएगा इस एंटीना से, ये अभी तक मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ। आपकी बात आपके सवाल का जवाब दे दूं जरा। हाँ जी। ये जो हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो खुद साइंटिस्ट थे। उन्होंने लिखा आत्मा मरती नहीं। भगवत गीता में सिर्फ इतना ही लिखा। पर क्यों नहीं मरती, उसको एनर्जी के बारे में पता था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो तो सारी चीज जानते थे, पर हर किताब में हर चीज का इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, कुछ छोड़ दी जाती है समझने के लिए। My point is, when these shastras were written and when yoga was started, that time उन लोगों में ब्लॉकेज होता ही नहीं था। जब ब्लॉकेज ही नहीं था तो जरा सी भी वो योग करते थे, जरा सी भी वो मेडिटेशन करते थे, तो आंखें खोल के भी बता देते कि मैं मून पे चला गया हूँ, उनका डिस्टेंस या सूरज का डिस्टेंस इतना है, आउट ऑफ बॉडी ट्रेवल जिसको करते थे। आज कर सकता है कोई बंदा? नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लॉकेज ऑफ एनर्जीज है। अब आपने कोई इस वक्त, सपोजिंग मैं आज की डेट में इसका एंटेना का इस्तेमाल करता हूँ, मुझे सारी उम्र करने की जरूरत नहीं है। एक दफा मैं उस स्टेट पे पहुंच जाऊं, then I will close my eyes and know what you are। जो वो मेरे फादर्स ऋषि मुनि करते थे, उस स्टेट पे आने के लिए अपने को पहले ब्लॉकेज निकालना ही पड़ेगा। आज की डेट में चाहे कोई भी बंदा है, आप पैदा के हम पैदा इसलिए हुए कि हमारे पास कचरे का बैगेज था पिछले जन्म का। अगर ना होता तो शायद हमारा मोक्ष हो जाता था। तो ये जब तक कचरे का बैगेज, आप दिल्ली जाने के 100 रास्ते हैं, जहाज भी है, पैदल भी है, ट्रेन भी है। अब कौन से रास्ते से जाना चाहते हो और कब पहुंचोगे? मुझे जाना है तो मैं तो दिल्ली चला जाऊंगा जहाज से, पैसा खर्च किया, हेल्प विद पैसा, हम जल्दी पहुंच गए। अब इट ऑल डिपेंड, लेना तो मोक्ष ही है, जाना वही है। आप चाहे कई जोनियां भुगत के भी जा सकते हो, पर आप एक शॉर्टकट भी मार सकते हो, प्रोवाइडेड वन प्रैक्टिसेस और फ्रूट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। जब तक आप इसको एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे और इसका रिजल्ट नहीं देखेंगे, तब तक आप इसके ऊपर डायरेक्टली बिलीव नहीं करेंगे। और लॉजिक तो है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? नहीं, लॉजिक तो है, लॉजिक बिल्कुल है, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपने नया एक दिशा दिखाई है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आत्मा सिर्फ एनर्जी नहीं है, आत्मा का तो अपना एक अस्तित्व है। और ये नहीं कि मुक्ति होने के बाद भी आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेगी। ऋषि ये भी मानते हैं कि गॉड इज ऑल्सो एनर्जी। अगर हम उसके बैकग्राउंड में जाए ना कि किस तरह से यूनिवर्स स्टार्ट हुआ था, हाउ द गोल्डन जीरोस एंड वन, शिवा एंड शक्ति क्या थी और कहाँ से ये क्रिएशन होती है उस एनर्जी के साथ। गॉड इज एनर्जी ओनली। एनर्जी क्या मतलब है? एंड इट इज सो पावरफुल एनर्जी, डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी इट विल हैव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। जो बिजली की अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, न्यूक्लियर एनर्जी के अपने characteristics हैं। गॉड एनर्जी एंड आत्मा इज ए अंश ऑफ परमात्मा। अगर परमात्मा के एनर्जी के कुछ उसके क्वालिटीज हैं, आत्मा इज आल्सो सपोज्ड टू हैव द सेम characteristics, but unfortunately it is not there today. How do I purify? How do I purify? ठीक है सर, देखो जी, आज बिल्कुल ठीक है। एक तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अंश और अंश के गुण एक होते हैं। एक लोहे का बड़ा लट्ठा है, उसमें से आप 100 ग्राम लोहा लेंगे तो जो 1 टन वाले लट्ठे के गुण है वो उसके 100 ग्राम वाले में भी वही गुण पाएंगे। as simple as that। पर आज की डेट में तो ऐसे ही आत्मा में भी परमात्मा के गुण होने चाहिए यदि उसका अंश है तो है, लेकिन वो नहीं है, प्रैक्टिकली है। चलो ये ठीक हो गया, ठीक हो गया। और आचार्य जी, मुझे लगता है शायद ये बात ना शायद इस संदर्भ में थोड़ा समझ सकते हैं, निर्बीज समाधि के संदर्भ में थोड़ा सा समझा जा सकता है कि इस एनर्जी को अगर हम इन एंटीना की एनर्जी के थ्रू अगर हम अपने
कर्मों को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं तो वो निर्बीज समाधि की ओर ले जा सकता है और फिर वहां से मोक्ष की बात बनेगी। तो अब मुझे लगता है थोड़ा इसको हमें थोड़ा और एक्सप्लेन और समझने। दिशा बिल्कुल ठीक है, इस पर हाँ, और थोड़ा चिंतन की जी और जी थोड़ा जी साधना की बिल्कुल जरूरत यही है। Ma'am, my Kundalini is known to me where it is. जी 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 I'm not bragging. जी 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 अगर टाइम होता तो मैं आपकी बता देता, अभी आपकी एवोल्यूशनरी एनर्जी। जी जी इसको लेंगे सर, इस सारे इशू को लेंगे जिस वक्त ये वर्कशॉप के रूप में। जय कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। सर मुझे लगता है ये जो इस तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई हैं इस वर्कशॉप के थ्रू, ये इसकी मुझे सफलता है, लगता है यही सफलता है। बिल्कुल सर, यही मैं सफलता यही है। कह रही थी, यही सफलता है। जिस लेक्चर में जितने क्वेश्चन उठते हैं इसका मतलब यह है कि उसमें कुछ दम है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी और नहीं सर, मुझे बड़ा कन्या महाविद्यालय का ये सौभाग्य है कि हमने उद्घाटन प्रोफेसर बलबीर आचार्य जी से किया था और उसके बाद सेकंड डे ही है हमारा, और उसमें डॉक्टर सुभाष चंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं और दोनों का वक्तव्य ही बहुत प्रभावशाली, इंटरेस्टिंग था और इस वर्कशॉप को सफलता की ओर ले जा रहा है। यही कन्या महाविद्यालय की मुझे लगता है सफलता है इस तरह की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने में। तो भविष्य में भी हमारा ऐसा ही जो है प्रयास रहेगा, हमारा विनम्र प्रयास है, इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। डॉक्टर रामचंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि वो कुछ कहना चाहते हैं तो। डॉक्टर रामचंद्र जी यूएसए से हमारे साथ जुड़े हैं, यूके से, सॉरी, डॉक्टर रामचंद्र जी यूके से हमारे साथ जुड़े हैं। यदि आप माइक और वीडियो ऑन करके कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। जय कुमार जी कुछ कह रहे थे, जो गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार हाँ, ये सर। तो क्या है कि एनर्जी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, प्रिजर्व कैसे करना है और उसको यूज कैसे करना है, इट इज ओनली डिपेंड ऑन गॉड ओनली। ऐसा मेरा थिंकिंग है, यही रखना था और कुछ नहीं। जी 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 चलिए, ये तो बस उनकी मान्यता है। मुझे लगता है अब धन्यवाद किया जाए। हाँ जी सर, मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। मैं प्रोफेसर बलबीर आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस वर्कशॉप का उद्घाटन किया। आज के द्वितीय सत्र में डॉक्टर सुभाष चंद्र जी हमारे साथ जुड़े। मुझे लगता है कि उनका वक्तव्य सभी को एनर्जी से भरपूर और काफी इंफॉर्मेटिव रहा हम सभी के लिए, और भविष्य में भी हम सब मिलकर ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ और मॉडर्न नॉलेज के साथ कुछ इस तरह की कार्यशालाएं कन्या महाविद्यालय की ओर से आयोजित करते रहेंगे। मैं अपनी प्राचार्य प्रोफेसर अतिमा शर्मा द्विवेदी जी का भी हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें इस कार्यशाला में उपस्थित होकर हमारे उत्साह का वर्धन किया और वो भविष्य में भी और इससे पूर्व भी संस्कृत विभाग को और कन्या महाविद्यालय को इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए हमेशा प्रेरणा देती रहती हैं। वे हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं इसके साथ ही हमारी डीन लैंग्वेजेस डॉक्टर मधुमित का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वह संस्कृत विभाग की प्रत्येक गतिविधियों में हमारे साथ रहती हैं। और इसके साथ ही शशि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो टेक्निकल हेल्प करते हैं हमेशा ही, हर वर्कशॉप में, संस्कृत विभाग की वर्कशॉप में वो टेक्निकल सहयोग देते हैं। उनका भी संस्कृत विभाग हृदय से धन्यवाद करता है। और विशेष रूप से आज के जो मुख्य वक्ता थे हमारे और इनवाइटेड स्पीकर भी थे डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, जो अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ आज विशेष रूप से जुड़े हैं। उनका भी मैं हृदय से प्रिंसिपल मैम की ओर से, डीन लैंग्वेजेस की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि भविष्य में भी आप सभी का इसी तरह से सहयोग रहेगा। डॉक्टर आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर विशाल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं और इस समय भी हमारे साथ 26 प्रतिभागी इस ऑनलाइन मंच पर जुड़े हुए हैं। तो कन्या महाविद्यालय के वर्चुअल मंच पर आप सभी का बहुत 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 आभार। कल पुनः हम 11 बजे फिर मिलेंगे। कल डॉक्टर रामचंद्र जी का लेक्चर है हमारे साथ। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम यहाँ से विदा लेते हैं और कल पुनः मिलते हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे कल उन्होंने बड़ा मैडम मैं नहीं जुड़ आशीष पाऊंगा, मेरी वर्कशॉप है दूसरी, 9:30 बजे पानीपत पहुंचना है। अच्छा सर, कोई बात नहीं सर। मैं क्षमा चाहूंगा कल के लिए। हाँ जी सर। ठीक है जी। डॉक्टर साहब, I was the oldest person amongst all of you. He is around 80, more than 80, I think. जी सुभाष जी, बलवीर आचार्य जी जो हैं वो लगते नहीं हैं, वो भी 70 का हूँ। 70 के हैं। हाँ, मैं 80 का नहीं हूँ। जी जी ठीक है। मेरा 52 का जन्म है। जी जी जी, चलिए ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत I अच्छा have लगा। regarded my bios by the way. हाँ जी, धन्यवाद नीरजा मैडम, आशुतोष सर, सोलह सर थैंक यू। और आज के स्पीकर तो बहुत ही बढ़िया। सुभाष जी को पुनः धन्यवाद। नया रिसर्च काम कर रहे हैं, इनसे मिलेंगे, बात करेंगे और सीखेंगे इनकी विद्या को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सुभाष जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर। शशि सर, मीटिंग बंद कर दें। थैंक यू सर।